लास्ट टॉपिक है और इस चैप्टर का और लास्ट ही लेक्चर है। और इसमें टॉपिक जो है वो अटेंशन है। अटेंशन को पढ़ेंगे और साथ में काइंड्स ऑफ अटेंशन को, ये दोनों टॉपिक्स इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो सबसे पहले अटेंशन होती क्या है? इट स्टेट ऑफ फोकस्ड अवेयरनेस कंपेन्ड बाय सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मतलब कि जब हम लोग किसी चीज़ पे फोकस कर रहे होते हैं, फोकस्ड अवेयरनेस है, तो उसमें हमारा ब्रेन का, हमारा नर्वस सिस्टम का जो पार्ट रोल प्ले कर रहा होता है वो CNS है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। इट इज़ रेडीनेस टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस। अटेंशन क्या है कि किसी भी चीज़ को रिस्पॉन्स करने के लिए रेडी होना, और ये ब्रिज भी है बिटवीन एक्सटर्नल वर्ल्ड एंड इंटरनल वर्ल्ड, बल्कि इंटरनल सब्जेक्टिव वर्ल्ड ऑफ कॉन्शियसनेस में। तो ये जो एक्सटर्नल जो भी कुछ हो रहा है उसको, और जो इंटरनल जो है आपकी सब्जेक्टिव वर्ल्ड है, सब्जेक्टिव कॉन्शियस वर्ल्ड है, इन दोनों के दरमियान में ब्रिज है। अगर अटेंशन पे करेंगे तो जो कुछ बाहर नज़र आ रहा है वो आपका इंटरनल वर्ल्ड का, इंटरनल कॉन्शियस वर्ल्ड का पार्ट बनता जाएगा। पास्ट एक्सपीरियंसेस, इंटरेस्ट, स्किल्स जो भी हैं, ये सारी की सारी हमारी अटेंशन में जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अटेंशन जो है वो हमारी सिलेक्टिव प्रोसेस है। एज अ सेंस जो है, सेंस ऑर्गन्स जो हैं वो उन पे न्यूमेरियस स्टिमुलस जो है एट अ टाइम साइमल्टेनियसली बम्बार्ड होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही ऐसी स्टिमुलस है जिसको हम लोग सिलेक्ट करते हैं, अटेंशन पे करते हैं, और उसके बाद उसी इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करते हैं और परसीव करते हैं। स्पॉट लाइट इफेक्ट है कि जब हम किसी चीज़ पे अटेंशन पे करते हैं तो हम लोग स्पॉट लाइट को यूज़ करते होते हैं। अटेंशन इज़ लाइक द spotlight that can only illuminates certain portion our attention। certain portion of our attention जो है सिर्फ और सिर्फ उसी चीज़ को, उसी स्पेसिफिक पोर्शन को illuminate करेगा, बाकी जो है वो सारी चीज़ें वैसे की वैसे अंधेरे में रहेंगी। अब स्पॉटलाइट का मतलब अगर इस पिक्चर को देखें तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पीछे ट्रीज़ भी हैं, लेकिन वो सारे के सारे ब्लर हैं। इवन यहाँ पर स्नो फॉलिंग भी हो रही है, लेकिन इसमें जिस चीज़ पे अटेंशन है, जिस चीज़ पे फोकस किया गया है, इल्यूमिनेट किया जा रहा है, वो ये बर्ड है। तो यहाँ पर स्पॉट लाइट का जो इफ़ेक्ट है वो ये हमें सिर्फ और सिर्फ बर्ड पे दिखा रहा है। तो हमारी जो विजन, जो हमारी अटेंशन है, वो भी इसी तरह से काम करती है कि जिस चीज़ पे अटेंशन पे करेंगे वो स्पॉट लाइट की तरह होगा, और सिर्फ वही चीज़ इल्यूमिनेट होगी, बाकी चीज़ें जो हैं वो बैकग्राउंड में इसी तरह से ब्लर होंगी। आफ्टर फोकसिंग या आफ्टर इल्यूमिनेटिंग कम्प्लेक्स कोग्निटिव प्रोसेसेस जो हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। अब जो कम्प्लेक्स कोग्निटिव प्रोसेसेस हैं वो जो है उसमें रीजनिंग है, जजमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमेजिनेशन वगैरह, ये सारे के सारे पॉइंट्स इसमें आते हैं कि क्योंकि जब किसी एक चीज़ पे फोकस करना शुरू कर दिया है, जब वो पॉइंट हाईलाइट हो गया है, इल्यूमिनेट हो गया, तो फिर हमारे कम्प्लेक्स कोग्निटिव प्रोसेसेस जो हैं उनका काम स्टार्ट हो जाता है कि वो मे बी उस जिस चीज़ पे अटेंशन पे कर रहे हैं वो रीजनिंग एबिलिटी उस पर चाहिए हो, जजमेंट चाहिए हो, किसी चीज़ के बारे में डिसीजन लेना है, प्रॉब्लम सॉल्व करनी है या इमेजिनेशन करनी है, जो भी करना है, तो वो फिर उसके बाद कम्प्लेक्स कोग्निटिव प्रोसेसेस जो हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं एक दफ़ा अगर किसी चीज़ को अटेंशन पे कर दे तो। ब्रॉडबैंड ने अपनी बुक जो है परसेप्शन एंड कम्युनिकेशन में एक्साइटिंग आइडियाज़ जो है वो डिस्कस किए थे अबाउट द अटेंशन। ही कंसीव्ड अटेंशन एज blocking out unwanted input, relaying desired information, admitting to consciousness। अब उसने कहा कि कॉन्शियसनेस जो है वो जब हम किसी चीज़ पे अटेंशन पे करते हैं तो बाकी अनवांटेड जो भी इनपुट है उसको ब्लॉक कर देता है। हम लोग सिर्फ डिज़ायर्ड इन्फॉर्मेशन जो हमारे अटेंशन से रिलेटेड है, जिस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, उसी को ही जो है वो इनटेक कर रहे होते हैं, उसी पे ही रिलाई करते हैं, और ये हमारी जो हम लोग जिस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं वो उस इंफॉर्मेशन को कॉन्शियसली एडमिट कर रहे होते हैं। इसके अलावा उसने बफर का, ऑल और नन और मैटर ऑफ डिग्री का कंसेप्ट दिया था। बफर में ये है कि काफ़ी इन्फॉर्मेशन है, जब हमने इस पे फोकस किया है
तो बाकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी बैकग्राउंड में चलेगी। अगर हमारे पास इस पे अटेंशन पे करने के बाद और स्पेस है कि हम बाकी भी चीज़ों को लर्न करना चाहें, तो फिर उसके बाद ये जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं ये एलिमिनेट हो जाएंगे। तो ये बफर का जो पॉइंट ये है कि इसको अटेंशन पे करने के बाद ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, अगर चाहें तो इसके ऊपर अटेंशन पे की जाएगी। अगर अटेंशन पे बाकी चीज़ों पे भी कर दी तो फिर वो सेंसरी मेमोरी से हमारी जो है वो आगे फर्दर जो इन्फॉर्मेशन जो है वो आगे सेव होती चली जाएगी। तो ये बफर का कंसेप्ट है। तो इसमें जो हमारी अटेंशन है वो ऑल और नन प्रोसेस वाली जो है वो कंडीशन नहीं है कि जो भी चीज़ें हैं इस सीन में वो सारी की सारी उन सबको अटेंशन पे करेंगे, या हम बिल्कुल किसी को भी नहीं करेंगे। बल्कि ऐसे नहीं है, बल्कि इस तरह से है कि इट इज़ अ मैटर ऑफ डिग्री, कि डिग्री जैसे है उसमें चेंजेस होती हैं, नंबर्स होते हैं, काफ़ी डिजिट्स होते हैं। तो डिजिट्स जो हैं जब एक डायल मूव करता है तो ऊपर से नीचे तक किसी भी एक डिग्री पे जाके रुक जाता है। तो इसी तरह से अटेंशन जो है वो इट इज़ अ मैटर ऑफ डिग्री, कि हमारी अटेंशन जो है ऊपर से नीचे किसी भी जगह पर किसी भी पॉइंट पे जो है वो सेट हो सकती है। और ट्यूनिंग डायल की भी एग्जांपल दी कि जैसे रेडियो ट्यूनिंग डायल है, जो उसमें जिस चैनल पे सेट करनी होती है फ्रीक्वेंसी जो सेट करनी होती है उस पर हो जाती है, और बाकी चैनल्स भी एग्जिस्ट कर रहे होते हैं वहाँ पे, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन हम लेना चाह रहे हैं, जिस चैनल पे रुकना चाह रहे हैं उस पर रुक जाते हैं। अगर बाकियों पे भी अगर हमने वापस जाना हो तो हम वापस उस ट्यूनिंग डायल को घुमाते हैं और वहाँ पर पीछे उस वाले चैनल पे जाके वो इन्फॉर्मेशन भी लेना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट है काइंड्स ऑफ अटेंशन। काइंड्स ऑफ अटेंशन में सबसे पहले पैसिव अटेंशन है। पैसिव अटेंशन को सब ऑब्जेक्टिव अटेंशन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो हमारी अटेंशन है वो उसको ग्रास्प करते हैं एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स। और एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स में वो ऑब्जेक्ट्स जो एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव है वो हमारी अटेंशन को ज़्यादा ग्रास्प करते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर्स। इसके अलावा इंटेंस पेन, लाउड वॉइसेस, स्ट्राइकिंग कलर, ये सारी हमारी अटेंशन को ग्रास्प करते हैं। दिस काइंड ऑफ अटेंशन प्रेजेंट इन चिल्ड्रन एंड इन एनिमल्स। और इसको प्राइमरी अटेंशन या स्पॉन्टेनियस अटेंशन भी कहते हैं। काइंड्स ऑफ अटेंशन है, इसमें सेकंड वन है एक्टिव अटेंशन। इन दिस कॉजेज ऑफ अटेंशन आर सब्जेक्टिव। हमारे जो रीजंस हैं किसी भी स्टिमुलस को ऑब्जेक्ट्स को अटेंड करने के वो इंटरनल हैं। अभी अगर इस लेक्चर को अटेंड कर रहे हैं तो इसमें स्टिमुलस का कोई कसूर नहीं है कि वो आपको आपकी अटेंशन ग्रैस्प करे, बल्कि आपको मजबूरी है कि आपने पढ़ना है, तो ये आपकी एक्टिव अटेंशन है। Attend them with our own will and choice. Stimulus are not powerful. We have to invest energy by our own. अब स्टिमुलस में तो इसमें इतना पावरफुल नहीं होता, बल्कि खुद से एनर्जी जो है इन्वेस्ट करने पड़ती है, और एनर्जी को इन्वेस्ट करके फिर उस स्टिमुलस को जो है अटेंशन पे की जाती है और परसीव किया जाता है। यूजुअली ये होती है इन हायर एनिमल्स में और ह्यूमंस में। इसको सेकेंडरी अटेंशन भी कहा जाता है। When student is preparing test, he is ignoring his needs and other stimulus. तो यहाँ पर ये मैथमेटिकल इक्वेशन अगर आप कोई सॉल्व करें, कोई मैथमेटिकल जो आपको टेस्ट प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उसमें ये क्वेश्चन जो है दिस इज़ एग्जांपल ऑफ एक्टिव अटेंशन, कि आप इसको टेंशन पे करेंगे, इसमें एनर्जी इन्वेस्ट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद जो आप इस पे टेंशन पे कर रहे हैं वो आपकी जो है सेकेंडरी अटेंशन है। नेक्स्ट वन है सेकेंडरी पैसिव अटेंशन। ईच टास्क जिस पे भी आप जो है हर जो भी काम करते हैं उसमें सबसे पहले आपको एफर्ट रिक्वायर्ड होती है, लेकिन जब आप उस काम को दोबारा करते हैं, रिपीट करते हैं, उसकी एक्सरसाइज करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं उस काम की, तो फिर आप उसके हैबिचुअल हो जाते हैं और उसको फ़ौरन अपनी मर्ज़ी से करना जो है वो शुरू कर देते हैं। तो इसको मोटिवेशनल अटेंशन भी कहते हैं। इसमें एग्जांपल दी गई है प्लेयर्स की, कि वो पहले जो है उस गेम को अटेंशन पे करते हैं, अटेंशन पे करने के बाद एफर्ट लगा रहे होते हैं, उसको सीख रहे होते हैं, लेकिन उसके बाद वो यूज़ टू हो जाते हैं, रिपीट करते हैं और हैबिचुअल हो जाती हैं वो गेम जो भी है उनकी। तो ये होती है सेकेंडरी पैसिव अटेंशन। जैसे कि इसका नेम जो है सजेस्ट कर रहा है, दैट वी पे अटेंशन स्पॉन्टेनियसली एंड विदाउट एफर्ट। लेकिन
इसमें ये होता है कि बट आवर अटेंशन इज़ नाउ सेकेंडरी एट इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम एक्टिव अटेंशन, कि लर्न करने के बाद वो जो अटेंशन है वो सेकेंडरी पैसिव हुई है। उससे पहले वो अटेंशन एक्टिव ही थी, एक्टिवली अटेंशन पे करके उस गेम को जो है वो लर्न किया है। लर्न करने के बाद उसमें जो है वो मास्टरी अचीव की है और उसके बाद वो हैबिचुअल हो गया है और फिर वो सेकेंडरी पैसिव अटेंशन में गया है। क्योंकि ये लर्नड है इसलिए ये जो है वो सेकेंडरी पैसिव अटेंशन है। एंड लर्नड नोट आर पार्ट ऑफ ओरिजिनल एक्सपीरियंसेस एज पैसिव अटेंशन। तो ये पैसिव अटेंशन की तरह नहीं है कि जिसमें हमारे ओरिजिनल एक्सपीरियंसेस ही हैं, बल्कि इसमें लर्नड है, क्योंकि ये हमने सीखी है। पहले अटेंशन पे की है, अटेंशन पे करने के बाद फिर हैबिचुअल हुए हैं, तो इसलिए ये पैसिव अटेंशन नहीं है, बल्कि ये सेकेंडरी पैसिव अटेंशन है कि पहले एक्टिव अटेंशन पे करके सीखा, फिर उसके बाद ये सेकेंडरी पैसिव अटेंशन हो गई। कंडीशंस और फैक्टर्स जो है अटेंशन के वो बिल्कुल उसी तरह से हैं जैसे हमने पहले पढ़े थे। जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव परसेप्शन को, तो ये भी उसी तरह से हैं। तो इसको आपने ख़ुद अपनी बुक से पढ़ना है। फ्लक्चुएशन ऑफ अटेंशन है। फ्लक्चुएशन ऑफ अटेंशन में क्या है, अटेंशन कैन नॉट बी केप्ट स्टेडली फॉर अ लॉन्ग टाइम इन इट शिफ्ट्स फ्रॉम ऑब्जेक्ट्स टू ऑब्जेक्ट्स। जब आप किसी चीज़ को टेंशन पे कर रहे होते हैं तो आप उसके ऊपर लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए एक ही चीज़ पे फोकस नहीं कर सकते, बल्कि जो आपकी अटेंशन है वो चेंज होती रहती है। फ्लक्चुएशन मीन चेंज। तो फ्लक्चुएट होगी एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट तक। इट हैपन्स बिकॉज ऑफ पीरियोडिक फटीग एंड रिकवरी इन द पार्ट्स ऑफ ब्रेन विच आर कंसर्न विद आवर ऑब्जर्वेशन। तो अब इसकी रीज़न क्या है कि हमारे ब्रेन में जो पार्ट्स हैं वो जो उनका एक पीरियोडिक फटीग है और रिकवरी पीरियड भी है कि जब वो थक जाते हैं तो अटेंशन जो है वो फ्लक्चुएट हो जाती है, और उसके बाद जब रिकवरी होती है तो फिर जो है उस चीज़ को टेंशन पे करना शुरू कर देते हैं। और ये जो ब्रेन का जो पार्ट्स हैं ये हमारे ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड होते हैं, इसलिए उनका जो फटीक पीरियड भी है और रिकवरी पीरियड भी है, जो हमारे ब्रेन को करते हैं कि बस अभी जो है टेंशन जो पे करनी किसी और चीज़ को शुरू करें। तो फ्लक्चुएट करती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे हमारी अटेंशन शिफ्ट हो जाती है। फ्लक्चुएशन ऑफ अटेंशन में है पीरियड ऑफ 20 सेकेंड्स और मोर, और इट इज़ ड्यू टू द फिजियोलॉजिकल कंडीशन ऑफ ब्रेन एंड सेंस ऑर्गन्स। तो फ्लक्चुएशन ऑफ अटेंशन का जो पीरियड है वो 20 सेकेंड्स का होता है, और ये हमारी फिजियोलॉजिकल कंडीशंस ऑफ ब्रेन एंड सेंस ऑर्गन्स की वजह से होते हैं। अब अगर आप यहाँ पर इसकी जो एक्सपेरिमेंटली इसको देख लें फ्लक्चुएशन ऑफ अटेंशन को, ये यहाँ पर 5 वाजेस दिखाए गए हैं और इनमें डिफरेंट फ्लावर्स हैं। अब ये नहीं है कि आपने सिर्फ इन 5 वाजेस को देखा, बल्कि आप इनके डिफरेंट शेप्स को भी देख रहे हैं। आपकी टेंशन डाइवर्ट हो रही है। इनके कलर्स को भी देख रहे हैं, इनके अंदर फ्लावर्स को देख रहे हैं, इनके अंदर पेटल्स को देख रहे हैं, उनकी शेप्स को देख रहे हैं। तो ये आपकी अटेंशन जो है अब देख लेंगे किस तरह से फ्लक्चुएट हो रही है फ्रॉम वन वाज और फ्रॉम वन फ्लावर टू एन अदर वाज एंड एन अदर फ्लावर। इसी तरह से जब आप पढ़ रहे होते हैं तो पढ़ने का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ और सिर्फ उन्हीं वर्ड्स को जो है वो घूरते रहते हैं, बल्कि उसमें भी यही है कि आप का जो बुक पढ़ते में या नावल पढ़ते में आपकी जो अटेंशन है वो चेंज हो रही होती है। एक पॉइंट से आगे दूसरे पॉइंट पे न्यू कंसेप्ट और न्यू आइडियाज़ आते रहते हैं, तो आपकी अटेंशन जो है वो फ्लक्चुएट हो रही होती है। आप पेजेस जो हैं वो चेंज करते रहते हैं, बदलते रहते हैं, और न्यू आइडियाज़ आपके अंदर जा रहे होते हैं। आपके ब्रेन जो है उनको देख रहा होता है, इन्फॉर्मेशन जो है वो रिसीव कर रहा होता है। तो ये एग्जांपल्स हैं फ्लक्चुएशन ऑफ अटेंशन की। नेक्स्ट है डिस्ट्रैक्शन ऑफ अटेंशन। व्हेन अटेंशन शटर्स और ब्लॉक्स इज़ कॉल्ड डिस्ट्रैक्शन ऑफ अटेंशन। अब जब आपकी अटेंशन जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो रही है, ब्लॉक हो रही है किसी भी वजह से, तो वो डिस्ट्रैक्शन ऑफ अटेंशन है। और जब अटेंशन डिस्ट्रैक्ट होती है किसी भी चीज़, क्योंकि आप किसी न किसी टाइम पे किसी न किसी चीज़ को अटेंशन ज़रूर पे कर रहे होते हैं और किसी काम को कर रहे होते हैं। जब आपकी अटेंशन डिस्ट्रैक्ट होती है तो डेफिनेटली जो आप काम कर रहे हैं उससे की डिस्ट्रैक्शन की वजह से आपकी परफॉर्मेंस भी जो है वो डिस्ट्रैक्ट होगी। डिस्ट्रैक्शंस आर नॉट इक्वल इन देयर इफेक्ट।
तो डिस्ट्रैक्शन जो है वो हमेशा जो है एक जैसी इनका इफेक्ट नहीं होता। अ कंटिन्यूस साउंड एंड डिस्टर्बिंग कन्वर्सेशन, अगर एक कंटिन्यूस साउंड है वो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है और साथ में एक डिस्टर्बिंग कन्वर्सेशन है, इन दोनों में से ज़्यादा डिस्टर्बिंग जो है डिस्टर्बिंग कन्वर्सेशन होगी, क्योंकि इसमें न्यू आइडियाज़ आ रहे हैं और जब आप अपना पढ़ रहे हैं तो जब आप किसी की बातों को सुनेंगे क्योंकि वो चेंज हो रहा है स्टिमुलस यहाँ पर डिस्टर्बिंग कन्वर्सेशन में, तो आपकी अटेंशन जो है डाइवर्ट हो जाएगी उस कन्वर्सेशन की तरफ। लेकिन अगर कंटिन्यूस जो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है कि कोई साउंड है तो वो सेम टाइप ऑफ साउंड होगी तो आपको वो डिस्टर्ब नहीं कर रहा, क्योंकि वो एक ही साउंड है, उसका कोई मीनिंग नहीं है। लेकिन डिस्टर्बिंग कन्वर्सेशन की इट इज़ अ मीनिंगफुल डिस्टर्बेंस, तो इसमें मीनिंग है, न्यू आइडियाज़ हैं, आपकी अटेंशन उन आइडियाज़ की तरफ जाएगी। एनर्जी एक्सपेंडिचर जो है वो हाई हो जाता है जब डिस्ट्रैक्शन हो रही होती है, और फिर क्योंकि एनर्जी एक्सपेंडिचर जो है वो हाई हो रहा है तो इसी वजह से फटीग के जो चांसेस हैं वो भी ज़्यादा हो जाते हैं। और डिस्ट्रैक्शंस कैन बी इंटरनल और डिस्ट्रैक्शंस कैन बी एक्सटर्नल। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर देखें इन पिक्चर्स की तरफ तो इनमें इंटरनल और एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस के से रिलेटेड आपको ये सारे के सारे एलिमेंट्स मिल जाएंगे। डिस्ट्रैक्शन ऑफ अटेंशन में स्ट्रेटजीज़ हैं जो ओवरकम कर सकती हैं हमारी डिस्ट्रैक्शन को। इसमें सबसे पहले ये है कि ज़्यादा एनर्जी जो है जिस काम को हम कर रहे हैं उसमें ज़्यादा एनर्जी इन्वेस्ट करके और गेटिंग एब्जॉर्ब इन टास्क, जब हम अपने टास्क में एब्जॉर्ब हो जाएंगे ज़्यादा अटेंशन पे करके ज़्यादा एनर्जी इन्वेस्ट करके, तो हमें जो है जो भी स्टिमुलस है डिस्टर्बिंग उनसे हमारा कोई भी जो है वो लिंक नहीं रहेगा। डिसरिगार्ड द डिस्ट्रैक्टिंग स्टिमुलस, या तो इनको बिल्कुल इग्नोर करने की कोशिश करें, या जो भी डिस्टर्बिंग स्टिमुलस है उनको अपने काम के साथ एसोसिएट कर लें। एक ये भी टेक्निक है। मेक योर जॉब इंटरेस्टिंग, अनइंटरेस्टेड वर्क ईज़िली डिस्ट्रैक्टेड। अब यहाँ पर जो काम कर रहे हैं मे बी वो आपके लिए अनइंटरेस्टेड और इसी वजह से डिस्ट्रैक्शन हो रही है, तो जो आपको काम इंटरेस्टेड नहीं लग रहा, अनइंटरेस्टेड वर्क को अगर इंटरेस्टेड कर लिया जाए तो फिर डिस्ट्रैक्शन ऑफ अटेंशन जो है वो ख़त्म हो जाती है। सब्जेक्टिव फैक्टर्स भी हैं ऐसे जो डिस्ट्रैक्शन ऑफ अटेंशन को ओवरकम कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले हाई अचीवर या हाईली मोटिवेटेड, परसिस्टेंट पर्सनैलिटी इज़ रिलैक्स्ड, हैविंग गुड सेल्फ कंट्रोल, अगर ये सारे सब्जेक्टिव फैक्टर्स हैं तो डिस्ट्रैक्शन ऑफ अटेंशन को ओवरकम किया जा सकता है। अगर इसके अलावा बिल्कुल ऑपोजिट है, लो मोटिवेटेड है, लो अचीवर है, इफ़ द पर्सन इज़ नॉट परसिस्टेंट, अगर वो एंशियस है, रिलैक्स्ड नहीं है, तो फिर और पुअर सेल्फ कंट्रोल है तो डेफिनेटली वो ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होगा।